ओके स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है एम्पलीफायर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्धक। ठीक है, प्रवर्धक मतलब जो जो आपके सिग्नल्स है उसका वर्धक करें, मतलब एम्पलीफाई करें। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हम किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए एम्पलीफायर। ठीक, तो इससे पहले वो ट्रांजिस्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब उसके बाद है आपका एम्पलीफायर। ठीक, तो जैसे आपने इनपुट में कोई सिग्नल दिया, ठीक है, ये आपका सिग्नल है। ठीक, तो आउटपुट में आपको वही सिग्नल एम्पलीफाई होके मिलेगा, मतलब ये। ठीक है, यहाँ कम था, ठीक, एम्पलीफाई हो गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो माइक्रोफोन होता है और जो स्पीकर होता है। ठीक है, आप माइक्रोफोन से बोलते हो, ठीक है, आपके हाथ में जो माइक होता है ना उससे आप बोलते हो, तो आप उसमें धीरे से बोलते हो। ठीक है, तो साउंड का जो आपका सिग्नल है इससे बना दिया। अब जो आपका लाउड स्पीकर होता है वो आपके आउटपुट में लगा होता है, तो वो बीच में लगा होता है एम्पलीफायर। ठीक है, तो वो साउंड को एम्पलीफाई करता है और आपको जो साउंड होता है फिर आपको तेज सुनाई देता है। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ये है इसका। ठीक है, मतलब आपने तो धीरे से बोला लेकिन आपको जो सुनाई देगा वो तेज सुनाई देगा ना, तो वही क्या है, एम्पलीफिकेशन यही है जो हमारी दिनचर्या में हम देखते हैं। ठीक है, तो यही आपका एम्पलीफायर है। अब देखो, हमने ट्रांजिस्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े या फिर जो कनेक्शन पढ़े वो 3 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से, रिवीजन कर लेते हैं। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, तीनों के बारे में हमने देखा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि एम्पलीफिकेशन के लिए हम कॉमन एमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको। ठीक है, तो अब कॉमन एमीटर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने जब आपको इन तीनों के बारे में डिटेल से लिखाया था, एक एक पॉइंट रही ना, तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, इसका करंट गेन, ठीक है, हाई। ठीक है, करंट गेन हाई, ठीक, वोल्टेज गेन हाई, ठीक, पावर गेन, अब दोनों का हाई है तो पावर भी हाई होगा, पावर गेन हाई। ठीक है, तो इसी कारण करंट गेन भी हाई है, वोल्टेज गेन भी हाई है, पावर गेन भी हाई है, तो इसी कारण हम इसको किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसलिए हम कॉमन एमीटर जो कनेक्शन था आपका, ठीक, उसको हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं आगे चलने से पहले। ठीक है, तो अगर हम किसी की बात करें, कॉमन बेस की बात करें, तो यहाँ पर करंट गेन कितना था, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आया आपका कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर में करंट गेन किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। दूसरा, तीसरा आया आपका क्या, कॉमन बेस। ठीक है, सॉरी कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में किससे डिनोट करते हैं, गामा से। गामा में क्या होता है, आपका कॉमन कलेक्टर है तो कॉमन कलेक्टर है ना, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, तो ये आपके करंट गेन थे। ठीक ठीक, तो आपका गामा बराबर कितना आ गया, आई बी, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले अपने अच्छे से दिमाग पर रखने हैं। ठीक है, अब देखो एक और लेसन लिखा था मैंने आपको, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, इनसे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है अच्छे से। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक हो गया, तो ये आपका बेस था, पिछले चैप्टर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता। ठीक है, अब वोल्टेज गेन हो गया या पावर गेन हो गया, उसको थोड़ा सा इसमें डीप में जाते, थोड़ा सा उतना डीप नहीं। ठीक है, कि ये होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने करंट गेन तो हमको बता रखा है कि आउटपुट जो आपको करंट मिलता है उसका और जो इनपुट में जो करंट देते हो आप, उसका रेशियो क्या कहलाता है, आपका करंट गेन कहलाता है। ठीक है, वो हम देख चुके हैं। अब वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन, ठीक है, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, ठीक, वोल्टेज गेन वीजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वीजी, वोल्टेज गेन क्या होगा, जो आउटपुट में आपको वोल्टेज मिला है। ठीक है, आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिला है और इनपुट में जो आपने वोल्टेज दिया है उसी का रेशियो क्या कहलाता है, आपका वोल्टेज गेन। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज गेन मिलेगा आपको मिलेगा ये वोल्ट में।
ठीक है, क्योंकि V0 VI कुछ वोल्ट में होगा तो आपको वोल्ट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हम सिग्नल्स की बात करते हैं, मेनली जो ऑडियो सिग्नल होते हैं, ठीक है, ये डेसिमल में बात करते हैं हम, ठीक है। इनकी इकाई क्या होती है? डेसिबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वोल्टेज गेन निकालते हैं ना, वो भी अधिकतर डेसिबल में ही निकालते हैं। क्योंकि क्यों निकालते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अगर आप वोल्ट में निकालोगे ना, वोल्ट में जो गेन होता है वो बहुत ज्यादा आता है। मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला एक, ठीक है, वोल्टेज गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसमें आप देखोगे, अगर आप वोल्ट ले लो सिंपल सिंपल, तो फिर तो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अगर आप डेसिमल निकालोगे फिर वो सिंपल भी होता है और उसका फॉर्मूला भी सिंपल रहता है। तो कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक, कैलकुलेशन सरल रहे, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपका वोल्टेज गेन किसमें निकालते हैं? डेसिमल में निकालते हैं, ठीक है। अगर सिंपल आपको वोल्टेज गेन पूछे तो आपका क्या हो गया? ये आपका वोल्टेज गेन है, ठीक है, सिंपल सा। लेकिन अगर आप डेसिमल में निकालोगे, जो अधिकतर डेसिमल में ही होते हैं, बीजी, हाँ, वोल्टेज गेन ऊपर ही होगा, नीचे नहीं। तो वोल्टेज गेन क्या होगा आपका? 20 log V0 अपॉन VI, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना आपने अच्छे से, ठीक है, 20 log V0 अपॉन VI, ठीक। भले ही आपको न्यूमेरिकल ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आए, फॉर्मूला पूछेगा आपको कि वोल्टेज गेन क्या होता है, और वहां डेसिमल में होंगे सारे आंसर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब वोल्टेज गेन निकालते हैं हम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इससे आपका डेसिबल में निकलेगा, ठीक है। जो वोल्टेज गेन निकलेगा इससे, वो किस में आएगा? डेसिबल में, ठीक। अब ऐसे आया पावर गेन, ठीक है, पावर गेन पीजी, ठीक है। पीजी भी क्या होता है? पावर गेन भी आपका आउटपुट में कितना वोल्टेज होगा, सॉरी वोल्टेज ना, पावर, ठीक है। आउटपुट में कितना पावर मिला आपको, और आपने इनपुट कितना पावर किया था, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? पावर गेन कहलाता है, ठीक। मतलब आपने कितना इनपुट दिया पावर में, और वो कितना ट्रांसफर होकर आपको कहां मिला? आउटपुट में मिला, तो वही क्या कहलाएगा? आपका पावर गेन कहलाएगा, ठीक है। पीजी निकालते फिर, अब ये भी डेसिमल में निकालते, तो यहां होता है 10 log, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो वीजी बराबर वोल्टेज गेन बराबर क्या आया, ठीक है, ये डेसिबल में आएगा, डेसिबल, डेसिबल, ठीक, ये आपका, ये भी डेसिबल में ही आएगा, ठीक है। जो आपका पावर भी होगा वो भी किस में आएगा? डेसिबल में ही, डेसिबल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने आपने, ठीक हो गया, ठीक। जब साउंड की बात करते हैं, मेनली हम जो एम्पलीफायर यूज करते हैं, मेनली साउंड के इसमें यूज करते हैं, ठीक है। जब हम किसी स्पीकर को जो कुछ बोलना है, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, तो मेनली जो आपका एम्पलीफायर यूज करते हैं ना, हम साउंड वाले से ही ज्यादा इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई साउंड बॉक्स होगा तो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में जो बाल्टी टाइप की होती है उससे साउंड आपको मिलता है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक। तो आपका ये क्या हो गया? डेसिबल, डेसिबल, ठीक है। तो 20 log ये भी हो गया, और ये आपका पीजी भी हो गया, चलो ठीक हो गया। तो आपका ये वोल्टेज गेन और पावर गेन दोनों हमने डेसिबल में निकाल दिया, ठीक है। तो हमने अच्छे से ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब जो हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर जो आपका है वो जो एज एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो उसका सर्किट मैंने आपको बनाया है समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। देखो, अब इसके कंपोनेंट देख लो सबसे पहले, ठीक है। अब जो मैंने आपको बाइसिंग कराया था ना, बाइसिंग मैंने आपको 4 प्रकार की बाइसिंग कराई थी, कौन कौन सा? एक हो गया फिक्स्ड बेस, फिर आता है आपका कलेक्टर टू बेस बाइस, फिर एमीटर बाइस, ठीक है, फिर लास्ट कराया था आपको वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बाइस लास्ट वाला कराया था और वो अच्छा भी था, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी क्या आ रही थी? अच्छी आ रही थी, ठीक हो गया। अब स्टेबिलिटी अच्छी थी तो उसके हम क्या करते हैं? उसको अधिकतर वोल्टेज डिवाइडर को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यूज किया है वोल्टेज डिवाइडर ही यूज किया हुआ है, ठीक है। कॉमन एमीटर में ये क्या है? ट्रांजिस्टर है एक लगा हुआ, देखो ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक, कॉमन एमीटर, ठीक है। ये 4 रजिस्टर लगे हुए, किसका है ये आपका वोल्टेज डिवाइडर बाइस का सर्किट है,
ठीक है, उसको ले रखा है। क्यों ले रखा है? ताकि जो क्यू पॉइंट आए ना बीच में, जो हमने इससे पहले डिस्कस कर चुका है, क्यू पॉइंट क्या हो, खिसके ना, इधर उधर ना जाए, और आपको जब इनपुट दो तो आउटपुट में क्या हो, डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट मिले। ठीक है, तो देखो आपने यहां से इनपुट दिया, ठीक है, यहां से आपने इनपुट दिया, ठीक। अब देखो ये आपने पहले देखा हुआ है, बस ये इनपुट में जो कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां से आपने इनपुट देंगे, एक कैपेसिटर ये लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है, ये कैपेसिटर ये लगा है, इनका काम क्या है? ठीक है, देखो बाकियों को तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, देखो ये आपका कैपेसिटर क्या करता है, देखो इसे कहते हैं हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ठीक है, सीबी से डिनोट करते हैं इसको, और इसका नाम होता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ठीक, सी बी, और ये क्या है, इसका नाम ब्लॉकिंग कैपेसिटर। अब इसका काम क्या है, देखो आपने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया, ठीक, एसी इनपुट दिया। अब जो आपका ये बीच में बाइसिंग और की ना क्यू पॉइंट के लिए, वो किस में काम करता है, आपका डीसी में। अब इसमें एक्स्ट्रा डीसी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें एक्स्ट्रा डीसी आ गया इस वाले सर्किट में तो इसका बाइसिंग गड़बड़ा जाएगा फिर। ठीक है, जो आपने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कर रखा है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, क्यू पॉइंट खिसक जाएगा, तो आपको डिस्टॉर्शन आएगा आपके आउटपुट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये खास ध्यान देते हैं कि इसमें अब ना आए वो डीसी ना आए, क्योंकि हम यहां से डीसी दे रहे हैं वीसीसी से, ये डीसी दिया है तो और डीसी नहीं आना चाहिए इसमें। तो हम क्या लगाते हैं, आपका कैपेसिटर लगाते हैं सीबी, उसका नाम क्या होता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। यहां से इनपुट दिया एसी को तो ये जाने देगा। ठीक है, आपको याद होना है हमेशा, एसी को कैपेसिटर जाने देता है लेकिन डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ठीक है, फिर आपने इनपुट आपका एसी आया, यहां पर वो एम्पलीफाई हुआ अच्छे से, फिर अब देखो फिर आया यहां पर सीई। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एसी यहां से आ रखा होगा ना, एसी सिग्नल एम्पलीफाई हुआ तो इस रजिस्टर में नहीं जाना चाहिए उसने। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना आपने, देखो ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं ये डीसी के लिए है। ठीक है, मतलब इनमें डीसी करंट फ्लो होना है और बाइसिंग को मेंटेन रखना है, बाइसिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है। तो अब यहां पर दो पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहां पर, जो ये पॉइंट है, मतलब जब एम्पलीफाई हुआ तो एसी और डीसी दोनों पहुंच गए यहां पर। ठीक है, अब देखो दो रास्ते हैं। ठीक है, अब एसी यहां से भी जा सकता है, एसी यहां से भी जा सकता है, लेकिन डीसी यहां से नहीं जा सकता, डीसी जाएगा यहीं से। ठीक है, क्योंकि यहां कैपेसिटर लगा हुआ है। अब एसी के लिए दो रास्ते हो गए, एक ये एक ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सीई होता है ना उसका जो रेजिस्टेंस रखते हैं कम रखते हैं, तो जो एसी जब यहां पर पहुंचता है तो उसको इसकी अपेक्षा यहां कम रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो एसी यहां से न जाकर के यहां से जाता है। अगर एसी इसमें से जाएगा ना, इस रजिस्टर में से, तो इसमें दो करंट हो जाएंगे, तो वो फिर बाइसिंग को दिक्कत करेगा, स्टेबिलिटी खराब करेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, कॉमन एमीटर। ठीक है, तो कॉमन एमीटर क्या करेगा, आपका करंट जो एसी करंट है अपने में से फ्लो करा के कहां कर देगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो आपके जो चार रेजिस्टेंस है इसमें से सिर्फ क्या बहेगा, डीसी, और ये बाइसिंग को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। ठीक, तो इन दो कैपेसिटर का काम समझ में आ गया, इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर का। ठीक है, यह है कॉमन एमीटर कैपेसिटर, यह है ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ये कॉमन एमीटर का काम है कि जो रेजिस्टेंस है एमीटर में उसमें एसी प्रवाहित ना होने देना। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, चलो फिर अब ये कैपेसिटर क्या है, इसे कहते हैं हम कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, इस कैपेसिटर का काम होता है आपका इस स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ना, या फिर आपको जहां पर आप आउटपुट प्राप्त करोगे वहां पर भी। ठीक है, अगर आप कपलिंग नहीं करो, चलो इसे कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, इसका इसको सीसी मतलब होता है कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये कपल करने के काम आता है। ठीक है, एक और चीज, जैसे आपने आउटपुट मिला, जैसे आपने यहां से क्या लिया, यहां से आपने इनपुट दिया, इनपुट यहां पहुंचा, और ये यहां पर जो है आरसी, ये आपका एक क्या है, रेजिस्टेंस है, यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अभी आपने कुछ कपल नहीं कर गया, बस सिंपल सा एक आपके पास कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, आपने यहां से इनपुट दिया, यहां पर वो क्या हो गया, एम्पलीफाई हुआ, और ये आरसी के आउटपुट वाला रेजिस्टेंस है, और यहां आपका आउटपुट मिलेगा, और यही आउटपुट यहां से होते हुए अब यहां से डीसी नहीं जाएगा, सिर्फ एसी जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहां से एसी होते हुए आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर यहाँ इसका इतना काम नहीं है, बस यहाँ पर इसका इतना ही काम है कि क्या करना, यहां से जो डीसी है सप्लाई इस बीच में, इसको यहां ना आने देना आउटपुट पे, मुझे आउटपुट में सिर्फ एसी मिलेगा। ठीक है, एसी सिग्नल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एज ए ब्लॉकिंग भी करता ही है, लेकिन मेनली इसको क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। अब क्यों कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, जब आप मल्टी स्टेज
कपलिंग देखोगे वहां इसका बहुत यूज होता है। अभी यहाँ पर इसका इतना ही काम है कि जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो 4 रेजिस्टेंस है और इसमें जो डीसी बह रहा है उसको आउटपुट में ना आने देना। ठीक है, जो आपको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा ना, यहाँ जो आरसी है, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वही आपको आउटपुट में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर जो आरसी में जो आपका आउटपुट आएगा वही यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। और ये कैपेसिटर क्यों लगा रखा है, ताकि ये डीसी यहाँ से डीसी सप्लाई बाहर ना आ सके आउटपुट में। आउटपुट जो आपने इनपुट एसी दिया ना, तो आपको आउटपुट में क्या मिले, एसी ही मिले। लेकिन एक बात ध्यान देना हमेशा, अगर आपने एक ट्रांजिस्टर लगाया है तो एक स्टेज माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, आपने एक क्या लगाया है, बाइसिंग, एक बाइसिंग यूज की है तो आपने एक बार एम्पलीफाई किया है। ठीक है, तो अगर आपने इनपुट ऐसा दिया है, पॉजिटिव पर नेगेटिव नीचे, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इसका 180 डिग्री फेस शिफ्ट करता है, तो आपका आउटपुट ऐसे मिलेगा, एम्पलीफाई होके ऐसा मिलेगा एसी, लेकिन रिवर्स मिलेगा। ठीक है, तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एक स्टेज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि एक स्टेज एम्पलीफाई होने के बाद जो आपका सिग्नल है वो कितना डिग्री फेस शिफ्ट करता है। ठीक है, तो कितना डिग्री करता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपका इनपुट है तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। ठीक, इनपुट कैसा है देखो और आउटपुट कैसा है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। ठीक, तो एक आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, या फिर एक स्टेज जिसे हम कहेंगे, ये एक स्टेज कहलाता है। ठीक है, आपका एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, 4 रजिस्टर लगे होंगे और ये 3 कैपेसिटर लगे होंगे, तो ये कहलाता है एक स्टेज। ठीक, एक स्टेज आपने एम्पलीफाई किया हुआ है, एक बार इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया तो 180 डिग्री क्या करेगा, फेस शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट होने के बाद आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बार आपका जब एम्पलीफाई हुआ एक स्टेज में तो आपका फेस शिफ्ट कितना होता है, तो यहां अगर 0 डिग्री मानते हो तो इन दोनों के बीच में फेस शिफ्ट कितना है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। ठीक है, तो आपका सिंपल सा एक ट्रांजिस्टर मैंने एज ए एम्पलीफायर आपको वर्किंग बताया है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है आपके 4 प्रकार के एम्पलीफायर है। ठीक है, आरसी कपलिंग, डीसी कपलिंग। ठीक, अब ऐसा है ना, देखो जब आप ट्रांजिस्टर यूज करते हो वहां एक ही नहीं होता है, एक स्टेज नहीं होते हैं, वहां बहुत सारे स्टेज होते हैं ताकि आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिले। ठीक है, ये तो मैंने एक स्टेज को समझा रखा आपको, लेकिन जो आप असली में जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो एम्पलीफायर होते हैं वहां ऐसे ही बहुत सारे लगे होते हैं। ठीक, और अलग अलग लगे होते हैं। जैसे अब ये सिंपल सा एक आपका एम्पलीफायर है, वहां पर आपको आरसी कपलिंग होगा, वहां पर आपको डीसी कपलिंग होगा, वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होगा। ठीक है, वहां पर आपका पुश पुल एम्पलीफायर होगा। ठीक है, एक ऐसा पुश पुल एम्पलीफायर भी अलग होता है। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपका एक सिंपल सा एम्पलीफायर है, उसकी वर्किंग ये है, आप यहां से इनपुट दोगे, फिर क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। ठीक है, और हम एम्पलीफायर की तरह किसको यूज करते हैं, कॉमन एमीटर को। ठीक है, तो यहां पर क्या लगा है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, फिर ये 4 रजिस्टर लगे, 1 2 3 4। तो ये क्या है, बाइसिंग की सर्किट है। कौन सी बाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। बाइसिंग क्यों करते हैं, ताकि आपका क्यू पॉइंट लोड लाइन में बीच में रहे। और क्यों रहे बीच में, ताकि जब आप इनपुट दो तो आपके आउटपुट में क्या ना आए, डिस्टॉर्शन ना आए। ठीक है, ठीक, मैंने बता रखा आपको डिस्टॉर्शन क्या होता है करके। ठीक है, तो आपका जो एक एम्पलीफायर होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है, ठीक है, तो आपने कहा मेरे पास एम्पलीफायर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसके क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो जो आपके पास एम्पलीफायर है वो फेथफुलनेस होना चाहिए, भरोसेमंद। ठीक है, जैसे आप इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या आनी चाहिए, खराबी नहीं आनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, फेथफुलनेस। ठीक है, फेथफुलनेस कहेंगे या फिर भरोसेमंद। ठीक है, तो आपका जो एम्पलीफायर है फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, फेथफुलनेस होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आता है ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एम्पलीफायर, फेथफुलनेस। ठीक है, तो आपका जो एक एम्पलीफायर है वो क्या होना चाहिए, भरोसेमंद। जैसे आप इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट बिना डिस्टॉर्शन के मिले। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट मिले, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इनपुट दे दिया और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उसमें भरोसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, फेथफुलनेस आपका उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब दूसरा होता है डिस्टॉर्शन लेस। ठीक है, जैसे आपने इनपुट दिया है, ठीक है, ये आपका इनपुट है, ठीक, तो आपका आउटपुट ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि यहां से गायब और यहां से गायब, ऐसा, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। अगर ये गायब हो रहा है बीच में से ना, तो उसे कहते हैं हम डिस्टॉर्शन।
ठीक। तो आपका एक अच्छा एम्पलीफायर वो होता है जो आप इनपुट दो तो उसके उसमें क्या ना आए, डिस्टॉर्शन ना आए, या फिर बीच बीच में से गायब ना हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन लेस, ठीक है। चलो फिर ये भी हो गया स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, देखो पहला पॉइंट क्या है, फेथफुलनेस, वफादार होना चाहिए, ठीक। कि मतलब आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिलेगा ही। मतलब मान लो आपका ये मान लो कि एक एम्पलीफायर है, आपने इनपुट दिया है एसी सिग्नल, तो आउटपुट आपको क्या मिले, एसी सिग्नल ही मिले। ये नहीं कि आप इनपुट दे रहे हो एसी सिग्नल और आपको आउटपुट में दे रहे हैं ये ट्रायंगुलर वेव टाइप का, आपने यहां से एसी दिया है वहां दे रहा है आपको स्क्वायर टाइप का, तो ये वफादार नहीं कहलाएगा, फेथफुल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन एम्पलीफाई करके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना आपको, फेथफुलनेस, वफादार, ठीक है, वफादार होना चाहिए। दूसरा विरूपण रहित या फिर डिस्टॉर्शन लेस, ठीक है। तो दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टॉर्शन लेस या फिर विरूपण रहित, ठीक हो गया, ठीक। वही मैं आपको जो मैंने बोला कि आपने इनपुट दिया, ये आपका इनपुट है, तो आपको आउटपुट ऐसा नहीं मिलना चाहिए ना, ऐसा कि गायब फिर गायब, ये बीच बीच में से गायब नहीं होना चाहिए। ये गायब कब होता है, जब क्यू पॉइंट आपका ऊपर नीचे खिसकता है, मैंने आपको एक समझा रखा है, ठीक है, वीडियो में, पुराने वीडियो में देख रहा कि ये डिस्टॉर्शन कैसा आता है करके। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिस्टॉर्शन लेस, ठीक है। कहने का मतलब आपने ये इनपुट दिया, ठीक है, तो आपका आउटपुट में अगर ऐसा मिल रहा है, ऐसा ये तो इसे कहेंगे बीच के गैप को डिस्टॉर्शन, खराब हो रहा है आपका सिग्नल, तो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब क्यू पॉइंट आपका मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। वही आपका जो क्यू पॉइंट है वो मिड में होना चाहिए और किसी टेम्परेचर के कारण या फिर बीटा वैल्यू के कारण उसका खिसकना नहीं चाहिए, उसे कहते हैं स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से या बीटा की चेंज होने से उसका क्यू पॉइंट नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक। अब है चौथा, अच्छी आवृत्ति, ठीक है। मतलब देखो ये यहां पर समझा देता हूं, एक पॉइंट आया है, देखो एक चीज में पॉइंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो आई गया इसमें, तो मैं समझा देता हूं आपको, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं ना, तो एक आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है और एक है वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन समझ में आया ना, कि आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा और जो इनपुट से आप वोल्टेज देते हो उनका जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो आपका वोल्टेज गेन बढ़ते जाता है, ठीक है। वोल्टेज गेन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अब ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जाएगा, एक लिमिट के बाद, और वो लिमिट कौन सी होती है, रेजोनेंस की लिमिट, उसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो वाली कंडीशन जहां पर आपका एक्सएल बराबर एक्सी होता है, उस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस। मैंने ये भी पढ़ाया आपको, ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन किसे कहते हैं, तो पुराना वीडियो बहुत जरूरी है देखना आपको, ठीक है। तो ये कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। तो रेजोनेंस की कंडीशन के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाओगे ना, फिर आपका वोल्टेज गेन क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो एक अच्छा एम्पलीफायर वो होता है जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर उसका वोल्टेज गेन कम ज्यादा ना हो, फिक्स रहे, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, आपका वोल्टेज गेन बढ़ रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो फिर घट जा रहा है, ऐसा नहीं। वोल्टेज गेन जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, समझ में आया ना, किसी के बीच आपका वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच आप ग्राफ बनाओगे तो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अच्छा किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या फिर आवृत्ति रिस्पॉन्स अच्छा कब कहेंगे, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है आपकी, लेकिन आपका जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लेकिन आपका वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, फिक्स रह रहा है, उसे हम कहेंगे अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपका चौथा पॉइंट क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आए ना। तो मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है, मतलब एक कोई नियत फ्रीक्वेंसी का मान लो यहाँ पर 20 हर्ज है, यहाँ पर 100 हर्ज है, ठीक है, इसके बीच में वोल्टेज गेन ने क्या होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब नॉर्मली कहे तो आप कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर आपका वोल्टेज गेन चेंज नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपका समझ में आया ना एक अच्छे एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स।
क्या होना चाहिए, क्या की क्वालिटी होनी चाहिए, गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। समझ में आया ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। और एक अच्छा एम्पलीफायर वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर, आवृत्ति बदलने पर वोल्टेज गेन न बदले, फिक्स रहे। ठीक है, तो वो हो गया आपका अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, एब्सेंस ऑफ नॉइज। ठीक है, जो आपका आउटपुट है, ठीक है, उसमें अलग से आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे आपने स्पीकर में बोला, सॉरी माइक्रोफोन में बोला, आउटपुट में आपको आपकी आवाज के साथ कुछ अलग सी साउंड आ रहा है, अलग से अलग। ठीक है, जैसे कोई हिसिंग नॉइज, ठीक है, अलग से एक साउंड आ रहा है, तो उसे कहते हैं मतलब डिस्टरबेंस। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ नॉइज मतलब और नॉइज नहीं होना चाहिए आपके अपने आवाज के सिवा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अब्सेंस ऑफ नॉइज, मतलब कोई बेकार की आवाज नहीं आना चाहिए आउटपुट पे। ठीक है, तो उसे कहते हैं अब्सेंस ऑफ नॉइज। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एम्पलीफायर। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग देखो अच्छे से। ठीक है, ओके स्टूडेंट।